हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12th नागरिक शास्त्र का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हमारा सेट 4 है। इसका हमने एक पार्ट करवा दिए हैं जिसमें हमने 20 क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो आज हम लोग 21 नंबर के क्वेश्चन से शुरू करेंगे। 20 क्वेश्चन तक मैंने पिछले पार्ट में करवा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है कि महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य संगठन क्यों रखती हैं। तो देखिए, जो महाशक्ति होती है छोटे देशों के साथ सैन्य संगठन के कई कारण होते हैं उनके। देखिए, उनको राजनीतिक होता है, कैसा राजनीतिक होता है, आर्थिक होता है, आर्थिक सामाजिक होता है, ठीक है। आप राजनीतिक क्यों होता है, राजनीतिक के क्या, देखिए इसका जो है मुख्य कारण होता है जो महाशक्तियाँ होती हैं वो अपने प्रभाव को बढ़ाते हैं, क्या अपने वर्चस्व को प्रभाव को बढ़ाते हैं, ठीक। और दूसरा है ये लोग आर्थिक हितों की रक्षा करते हैं, ठीक, आर्थिक हितों की रक्षा, ठीक। अब इसके बाद आर्थिक कारण, देखिए आर्थिक कारण जो है व्यापार एवं निवेश, क्या ये लोग व्यापार छोटे देशों के साथ करते हैं और वहाँ पर अपनी कंपनियाँ डालते हैं अर्थात निवेश करते हैं, ठीक है। और आर्थिक विकास करना है, क्या आर्थिक विकास करना, ठीक। यह हो गया आर्थिक कारण। अब इसके बाद अगला है सामाजिक। तो सामाजिक क्या है, तो देखिए सामाजिक जो है सांस्कृतिक आदान प्रदान, कैसा सांस्कृतिक आदान प्रदान। जैसे इस टाइम पर आप लोग जानते होंगे कितना संस्कृति का सबसे ज़्यादा आदान प्रदान उस अमेरिका को हो रहा है। अमेरिका की संस्कृति इस समय पूरे विश्व में फैली हुई है। तो इसके 3 मुख्य कारण है, वो है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, ठीक ना। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, ठीक। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दक्षेस, यानी जिसको हम लोग सार्क कहते हैं, के गठन के मुख्य उद्देश्य बतलाइए। देखिए दक्षिण 8 दिसंबर कब सॉरी दक्षेस का जो गठन हुआ था वो हुआ था 8 दिसंबर 1985 को हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था, 1985, 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। इसके जो मुख्य गठन के जो मुख्य उद्देश्य थे वो कुछ इस प्रकार के, देखिए इनके यहाँ के इसमें जो शामिल देश थे उस देश की जनता का कल्याण करना, किसका, जनता का कल्याण करना, उन जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाना एवं इसमें शामिल देशों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा तकनीकी चीज़ों को बढ़ावा देना, अन्य विकासशील देशों को सहयोग मजबूती प्रदान करना, ठीक है ना। यही इसके जो मुख्य कारण थे। समान उद्देश्य वाले क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना, यही जो है इसके मुख्य कारण थे, ठीक है ना। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। देखिए, जो वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का योगदान है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, हमको कैसे किसी भी देश में जाना है, ठीक है ना, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, हवाई जहाज़ का, ठीक है, या हवाई जहाज़ के या गाड़ियों का भी। कैसे पास में नेपाल है, पाकिस्तान है, इन देशों में अगर हमको जाना होता है तो हम लोग गाड़ी से भी जा सकते हैं, 4 व्हीलर से, किसी भी साधन से यानी जा सकते हैं। तो इसमें किसके कारण ये संभव हो पाया, प्रौद्योगिकी के। मान लीजिए हमको किसी दूसरे देश के व्यक्ति से बात करना, हम किससे करते हैं, टेलीफोन से, किससे, टेलीफोन से। तो देखिए, जो टेलीफोन होता है वो क्या है, प्रौद्योगिकी ही तो है। तो इन सभी चीज़ों में जो आसानी आई है वैश्वीकरण में, यही इसका योगदान है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमें किसी चीज़ को यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके अमेरिका भेजाना है या अमेरिका से भारत में मंगाना है, तो किसके द्वारा मंगाएंगे, पानी वाली जहाज़ों की सहायता से। तो ये किसके योगदान है, प्रौद्योगिकी का योगदान है, ठीक है ना। ये तो यही वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का मुख्य योगदान है, ठीक है ना, यानी यही इसका योगदान है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है द्विराष्ट्र सिद्धांत के संक्षेप में विवेचना कीजिए। देखिए, द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है इसको किसने, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रतिपादित किया, उसने ही इसे बनाया था, ठीक। मोहम्मद अली जिन्ना ने
ठीक है ना। इसके अंतर्गत क्या है तो देखिए द्विराष्ट्र सिद्धांत का तात्पर्य है दो देशों के निर्माण से, ठीक है ना। राष्ट्र मतलब देश, तो कैसा देश, तो मोहम्मद अली जो जिन्ना था उसका कहना था कि भारत में दो धर्म है मुख्यतः, कौन कौन से, एक तो हुआ सनातन यानी हिंदू, दूसरा हुआ मुस्लिम यानी इस्लाम, ठीक है ना। इन दो धर्म है, ये इन दोनों धर्मों का देश है। तो ये दोनों धर्म एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत विचारधारा के हैं, तो इन दोनों धर्मों को एक साथ नहीं, इन दोनों धर्म के लोग एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए उसका मानना है कि पाकिस्तान जैसे एक नए देश का निर्माण हो, यही है द्विराष्ट्र सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य। इसके अंतर्गत जो है भारत दो धर्मों का देश है, इसको अलग अलग कर देना चाहिए मोहम्मद अली जिन्ना के अनुसार। तो उसके बाद हुआ भी 14 और 15 अगस्त के मध्य रात्रि के बीच भारत दो टुकड़ों में बढ़ गया, एक था भारत, दूसरा हो गया पाकिस्तान, ठीक है ना, पाकिस्तान। तो इसका यही है कि दो धर्मों का एक मुसलमानों के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अलग देश की मांग की, जिसे हम लोग आज पाकिस्तान बोलते हैं। ये मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से यह संभव हो सका है, ठीक है ना। इसका विरोध जो है उस टाइम की जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ये आज यही जो आज कांग्रेस है, यही उस टाइम की कांग्रेस ने इसका विरोध भी किया था, ठीक है ना। तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति की 4 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए भारत हमेशा विदेश नीति में क्या किया है कि इसने हमेशा धर्मनिरपेक्ष रहा, धर्मनिरपेक्ष नहीं गुटनिरपेक्ष, गलती हो गई। भारत हमेशा जो है गुटनिरपेक्ष रहा है। कैसा रहा है? गुटनिरपेक्ष रहा है। गुटनिरपेक्ष का क्या मतलब है? तो गुटनिरपेक्ष का मतलब है कि किसी भी गुट में न शामिल होना। कैसा गुट? तो कैसे अब तो एक ध्रुवीय निकल आया। देखिए जो गुट है वो दो विचारधाराओं के आधार पर है। एक कौन सा? एक है पूंजीवादी, कौन सा? पूंजीवादी। दूसरा है साम्यवादी। तो वो ये दोनों गुट हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों देशों में वो भारत जो है शामिल नहीं हुआ, अर्थात गुटनिरपेक्ष है, इन दोनों से अलग, ठीक। तो भारत ने हमेशा गुटनिरपेक्ष को बढ़ावा दिया है। दूसरा क्या है? इसने दूसरों देशों की हमेशा अखंडता को स्वीकार किया है, उसके यहाँ शांति बहाल करने में हमेशा योगदान किया, विकासशील देशों को आगे बढ़ाने में इसने मदद की है। ऐसे ही आदि इसके जो है प्रमुख विशेषताएं हैं, ठीक है ना। तो इसका बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय किसान यूनियन का गठन किस उद्देश्य को लेकर हुआ था, उसमें कहाँ तक सफल हुए थे। तो देखिए जो भारतीय किसान यूनियन का गठन का उद्देश्य जो था, इसमें किसानों की बातों को लेकर सरकार तक पहुंचाना था। कैसे? मान लीजिए किसान की बात है, ये अब किसान तो डायरेक्ट जाकर सरकार से कोई भी बात कर नहीं सकता, तो इसका गठन किया गया था जो सरकार तक इसकी बात को ले जाकर रखता था। कैसे बातों को रखता था? जैसे मान लीजिए गेहूं के मूल्यों को बढ़ाना, किसान के लिए कोई नई मतलब उर्वरक चीज़ ले, रासायनिक चीज़ें, खाद वगैरह की बातों को आगे बढ़ाना। मान लीजिए खाद की प्राइस बढ़ गई है तो उसको कम करने के लिए ऐसे कामों को जो है ये सरकार के समझ, ऐसे बातों को सरकार के समझ जो है प्रस्तुत करता था। इसीलिए जो है इसका इसीलिए भारतीय किसान यूनियन का गठन हुआ था। ये सफल तो बहुत काफ़ी हद तक हो गया है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरे पार्ट के साथ। आगे के मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा हूँ, आप लोग इनको जाकर हल कर लीजिएगा। तो अगर मैं इनको एक साथ हल कराऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इस वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं दूसरे किसी मॉडल पेपर के साथ। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, ठीक है ना। ठीक है,